हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें मेनली जो क्वेश्चंस है वो आपका गेट के क्वेश्चंस रहेंगे एंड सीएसआर नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। साथ में मैंने डीयू का पीएचडी एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि वो भी नेट पैटर्न से रिलेटेड है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं लास्ट कुछ ईयर्स में, तो वो हम सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन गेट 2020 के अंदर पूछा था, है ना। तो इससे पहले 21, 22, 23 तीनों के पेपर के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो ये कह रहा है अमंग द फ्लोइंग, यहां पे आपको 8 स्ट्रक्चर गिवन है। द टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा पॉइंट यहां पे ध्यान रखना है कि कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 1700 सेंटीमीटर। किसकी कार्बोनिल CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम होंगी। ऐसे ऐसे कितने कंपाउंड्स हैं इनमें, तो वो आप बताइए इन देयर आईआर स्पेक्ट्रम। सबसे पहले देखिए दिस इज कीटोन, बट यहां पे दिक्कत क्या हो गई है कि ये कीटोन दिस इज कॉन्जुगेटेड, यहां पे ये कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड वीक हो जाएगा। कॉन्जुगेशन की वजह से ये डबल बॉन्ड वीक हो जाएगा। नॉर्मल अगर आप बात करेंगे तो कीटोन की 1715 के आसपास होती है, बट इस कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम हो जाएगी। इसकी 1700 से कम हो जाएगी। उसके बाद देखिए भाई, ये आपका 5 मेंबर C डबल बॉन्ड O है, 5 मेंबर रिंग है। तो नॉर्मल जो कीटोन होता है अगर उसकी 1715 है तो आप इसमें 30 और ऐड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर रिंग का साइज कम होगा तो अंदर की तरफ परसेंटेज एस करैक्टर कम होगा एंड बाहर की तरफ परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा। अगर परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा तो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। इसकी जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो 1745 के आसपास आएगी। इसका मतलब 1700 से कम नहीं होगी, 1700 से कम नहीं होगी। दिस इज एस्टर। ये आपको क्या नजर आ रहा है भाई, ये आपको एस्टर नजर आ रहा है। अब यहां पे अगर आप ध्यान दें, इसके ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो क्या हो रहा है कि ये वाला पर्टिकुलर C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में है। अगर ये कॉन्जुगेशन में होता तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी बट इतनी कम नहीं होगी कि 1700 से कम हो जाए। कम जरूर होगी बट इतनी कम नहीं होगी कि 1700 से कम हो जाए। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी 1700 से कम नहीं होती। हां कम होगी लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी। अब यहां पे देखिए COCl है, अगर ओनली RCOCl होता तो यहां पे वैल्यू आती है 1800 के आसपास, यहां पे वैल्यू आती है 1800 के आसपास। मान लेते कि यहां जी कॉन्जुगेशन हो रहा है और कॉन्जुगेशन की वजह से आप मान लो कि 50 कम हो गई, 1750 तो रहेगी ना। तो 1700 से कम होने वाली नहीं है, ठीक है ना, 1700 से कम होने वाली नहीं है नियर अबाउट। इसका मतलब इसकी भी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम नहीं होगी। अभी तक हमें सिर्फ एक ही ऐसा मिला जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम होगी। ये फिर से आपका एस्टर आ गया भाई। तो एस्टर की, नॉर्मल एस्टर की कहानी है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1760 के आसपास होती है। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होने वाली नहीं है 1700 से। यहां पे देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पे दो काम हो रहे हैं। एक तो ये C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में है, और दूसरा यहां पे अगर आप इस C डबल बॉन्ड O को नीचे की तरफ दिखाएंगे तो यहां पे होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी तो ये बॉन्ड वीक होगा। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना भी ये डबल बॉन्ड वीक होगा। इसका मतलब ये आपका जो एस्टर है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन हो जाएगी 1700 से। इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी लेस देन हो जाएगी 1700 से, क्योंकि यहां पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं। देखिए जब हमने देखा था सिर्फ कॉन्जुगेशन की वजह से भी कम हो गई थी, वो कीटोन था, ये एस्टर है। यहां पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, कॉन्जुगेशन भी एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। इसकी वजह से इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1685 के आसपास या 80 के पास होती है, 1700 से कम होगी, ये बात ठीक है। यहां पे देखिए एस्टर है, बट एस्टर का ऑक्सीजन लोन पेयर के साथ है ना, ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन के साथ है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन हो ना जहां पे एस्टर का O कॉन्जुगेशन में हो तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है CO की।
तो यहां पे बढ़ेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, कम नहीं होगी 1700 से। उसके बाद यहां पे देखिए नॉर्मल ये कीटोन है एंड कॉन्जुगेशन में है, अगर कीटोन कॉन्जुगेशन में होगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी फिर से 1700 से कम हो जाएगी, फिर से 1700 से कम हो जाएगी। तो हमारे पास यहां पे 3 कंपाउंड है, एक कंपाउंड ये रहा पहला जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम है, दूसरा ये रहा और तीसरा आपका ये रहा। तो यहां पे नंबर ऑफ कंपाउंड्स आपसे पूछे थे जहां पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1700 से कम हो, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है, तो ये था जी गेट 2020 का एनईटी टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद देखिए गेट 2018 में क्वेश्चन पूछा, द स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड ऑब्जर्व्ड इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अपीयर्स अप्रोक्सीमेटली डैश इनटू 100 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए ये क्वेश्चन आप जब कर पाएंगे जब आपको पेरिसाइक्लिक रिएक्शन आती होगी, प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए ना, उसके बाद हमारा यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी का काम होएगा। तो दिस इज 1-2 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये क्या होगी यहाँ पे 1-2 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3, इसी प्रकार ये 1, ये आपका 2 और ये आपका 3। तो इसमें हम कैसे काम करते हैं, इसमें हम कैसे काम करते हैं भाई, 1-1 को तोड़ दो, ठीक है, 1-1 को तोड़ दो, 3-3 को जोड़ दो। जब आप यहां पे देखेंगे तो कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे होंगे। यहां पे आपका डबल बॉन्ड आ चुका होगा, है ना, यहां पे आपका जो है डबल बॉन्ड आ चुका होगा और इसके ऊपर लगा हुआ है CH3 एंड यहां पे लगा हुआ है OH। इसी प्रकार यहां पे भी डबल बॉन्ड आ चुका होगा, यहां पे लगा हुआ है OH एंड CH3। अब अगर आप यहां से देख रहे हैं कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड और उसके ऊपर OH लगा हुआ है, तो दिस इज इनोल फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, इनोल फॉर्म। तो क्या हम इस इनोल फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट कर दें, यस, इसको हम कीटो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब आप इसको कीटो में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे मैं फाइनल प्रोडक्ट बना देता हूं कि क्या बनेगा। तो यहां पे कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये डबल बॉन्ड यहां पे इस प्रकार से ये रहा, यहां पे आ गया C डबल बॉन्ड O CH3, इसी प्रकार यहां पे भी आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, इसी प्रकार क्या आ जाएगा यहां पे भी C डबल बॉन्ड O CH3। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। अब यहां पे आपको कौन नजर आ रहा है, यहां पे आपको ये क्या नजर आ रहा है, ये आ रहा है आप जी आपका कीटोन। और कीटोन की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो यहां पे होती है वो 1715 के आसपास होती है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। बट इन्होंने कहा 100 अलग कर दो, इसका मतलब इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर। अब इन्होंने बोला कि आप अप टू 2 डेसिमल रखिए, तो 2 डेसिमल अगर आप रखोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 17.1, आप इसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। 17.1 आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा इसका 17.1 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, गेट 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द फ्लोइंग ऑल्फिन्स। तो मैंने अभी अभी थोड़ी सी देर पहले डिस्कशन किया था और ये कंसेप्ट बड़ा काम आता है भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 3 मेंबर की रिंग है। देखिए जितनी मेंबर की रिंग जितना स्मॉल, देखो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, साइज स्मॉल होता जा रहा है। साइज स्मॉल होने से क्या होगा, अंदर की तरफ जो एंगल है वो क्या होगा, एंगल क्या है, कम होगा। अंदर की तरफ ये वाला एंगल कम होता जाएगा। अगर ये वाला एंगल कम होगा तो परसेंटेज एस करैक्टर अंदर की तरफ कम होगा। अगर परसेंटेज एस करैक्टर अंदर की तरफ कम है तो बाहर की तरफ परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा। अगर परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। इसीलिए जो यहां पे 3 मेंबर की रिंग है इसकी सबसे ज्यादा होगी, फिर 2 और फिर 1। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, ऐसा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है। रिंग का साइज घटेगा, एंगल अंदर की तरफ घटेगा, अंदर की तरफ परसेंटेज करैक्टर घटेगा तो बाहर की तरफ परसेंटेज करैक्टर बढ़ेगा, और जिससे कि ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आएगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आएगी। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया भाई, गेट 2013 के अंदर पूछा गया था। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है आपसे, अमंग द कंपाउंड गिवन इनटू A to D द वन शार्प बैंड एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स, इनमें से किस में आएगा। देखिए पहला दे रखा कि 1,2 ब्यूटाडाइइन, ठीक है, 1 2,
ये रहा, दिस इज आपका, यहां पे देखिए इसको आप 1,2 ब्यूटाडाइइन बोल सकते हैं। तो यहां पे दिस इज sp हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है, sp। इसको लाइक दैट आप एलीन सिस्टम बोल सकते हैं, एलीन। तो एलीन सिस्टम में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है वो 1940 के आसपास आती है ना, कार्बन कार्बन की। यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है इसकी 1940 के आसपास आती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बात करें 1,3 ब्यूटाडाइइन की, ट्रांस की बात कर लो या कौन से की बात कर लो, ये इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, साथ में कॉन्जुगेशन है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। और दूसरी बात, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ, तो इसकी वैल्यू आती है आपका किसके आसपास भाई, 3100 के आसपास, 3100 के आसपास, ठीक है। उसके बाद है ब्यूटाइन 1 इन, 1 2 3 एंड दिस इज ब्यूटाइन 1 इन। ब्यूटाइन 1 इन में आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पर्टिकुलर बॉन्ड दिख रहा है ना, sp हाइब्रिडाइज कार्बन एंड ये हाइड्रोजन, ये जो CH बॉन्ड है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। और यही हमारे पास एक बहुत बढ़िया डिटेक्शन, बहुत बढ़िया मेथड होता है टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई करने का। अगर आपके पास टर्मिनल अल्काइन है तो वहां पे आपको CH बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास मिलेगी। तो यहां पे ये बात समझ लीजिए। और यहां पे एक डाटा अगर आप चाहते हैं, देखिए अगर आपके पास सिंपल ये वाला बॉन्ड है एक, है ना, इस तरीके से आप दिखा दीजिए, एक आपके पास ये है और एक आपके पास ये है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आती है 2900 के आसपास। इसमें 200 और ऐड कर दो 3100 के आसपास, इसमें 200 और ऐड कर दो तो 3300 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और हाइड्रोजन 2900, sp2 वाले के साथ 3100 और sp वाले के पास 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी। देखिए 2 ब्यूटाइन का मतलब ये कि टर्मिनल ब्यूटाइन नहीं है अब ये, और टर्मिनल ब्यूटाइन नहीं है तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। अगर नहीं देखने को मिलेगा, हाँ कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड जरूर देखने को मिलेगा, बट उसकी वैल्यू होती है 2150 के आसपास, ठीक है। तो 3300 पे तो यही पर्टिकुलर शो करेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। द बॉन्ड दैट गिव्स मोस्ट इंटेंस बैंड, देखिए यहां पे दो चीजें होती हैं, एक इंटेंसिटी एंड एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो इंटेंसिटी होती है दैट इज डायरेक्टली, जो आपका इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी या डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी बोलो इसको या फिर आप डाइपोल मोमेंट बोलो। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती है, बात ध्यान रखना। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी। तो मोस्ट इंटेंस बैंड किसका आएगा इन IR स्पेक्ट्रम फॉर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो जिसकी डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। और अगर ये सारे इस टाइप के मॉलिक्यूल है तो जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। यह बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है, अगर ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है तो ये मोस्ट इंटेंस बैंड देगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, गेट 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, होप कि आपको साफ दिख रहा होगा भाई, है ना। IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज दिस एक दे रखिए 3300 से 3500, एक 3000 के आसपास कौन शो करेगा ये आपको बताना है। देखिए ये जो अल्कोहल है यहां पे इसकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अगर आप इसको नीचे की तरफ दिखाएंगे तो यहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखिए अगर आपके पास होता फ्री OH, अगर आपके पास फ्री OH होता तो वो 3600 के आसपास शो करता है, 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है OH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बट जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है ना, जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान के चलो 3400 से क्या आसपास आती है या 3300 से 3500 के बीच में आती है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं। तो यहां से ये बात कंफर्म हो गई कि ये वाला जो पर्टिकुलर OH बॉन्ड है ना, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ 3300 से 3500 सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये आएगी OH के लिए, तो OH के लिए आ गई भी। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है जी आपका कार्बन एंड हाइड्रोजन, यहां पे कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखिए ये वाला जो है ना sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है ना, ये वाला आपका
sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने बताई थी, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3100 के आसपास होती है। यहाँ पे कुछ आपका कॉन्जुगेशन वॉन्जुगेशन हो रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी सी कम हो गई होगी, तो यहाँ पे 3000 के आसपास आ गई, ठीक है। CN की नॉर्मल जो होती है, नॉर्मल जो CN होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 2250 के आसपास, 2250। यहां पे इस रेजोनेंस की कॉन्जुगेशन की वजह से कम हो गई, 2225 हो गई। एंड यहां पे जो ये CO दिख रहा है पर्टिकुलर एल्डिहाइड का, यहां पे ये देखो कॉन्जुगेशन हो रहा है, और कॉन्जुगेशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू 1680 हो गई। वैसे 1700 कितनी होनी चाहिए थी, 1725 के आसपास, इस कॉन्जुगेशन की वजह से वैल्यू कम हो गई 1680। तो ये बिल्कुल फर्स्ट डाटा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, ये जो डाटा दिख रहा है ये बिल्कुल सही है ना। तो ये रहा जी। अब ये गेट 2006 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके साथ मैच कीजिए, कौन किसके साथ मैच करेगा। देखो अभी पढ़ के आए हैं सीएन की कितने के आसपास होती है, 2250 के आसपास। सीएन की कितने के आसपास होती है, 2250। मैच करो तो 2250 के नजदीक आ रहा है ये रहा। तो फोर्थ का क्या आ गया जी हमारे पास, फोर्थ का क्या आ गया, फर्स्ट। उसके बाद यहां पे COCl है, एसिड क्लोराइड, इनकी वैल्यू होती है 1800 के आसपास, 1800 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। तो इसके करीब कौन दिख रहा है, 1795। कौन दिख रहा है, 1795। तो 3 का क्या हो गया जी, 2, 3 का 2 हो गया। उसके बाद ये नॉर्मल एल्डिहाइड है, नॉर्मल एल्डिहाइड, इसकी वैल्यू 1725 के आसपास होती है। एंड दिस इज कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड, है ना, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस की वजह से ये वाला डबल बॉन्ड वीक हो रहा है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर इसकी 1725 के आसपास है तो इसका मतलब फर्स्ट का आ गया फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट का आ गया फोर्थ। और उसके बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 1695। कितनी, 1695, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो सेकंड का आ गया फिफ्थ, सेकंड का आ गया फिफ्थ। ऐसा ऑप्शन देख लो कहां पे आ रहा है। तो फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, इसका मतलब ए को हटा देते हैं और बी को हटा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ सी ऑप्शन में आ रहा है जी, सेकंड का फिफ्थ सी ऑप्शन में, थर्ड का सेकंड एंड फोर्थ का फर्स्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, ठीक है। तो ये कुछ हमारे गेट के प्रीवियस ईयर थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो सितंबर 2022 में हुआ था, जून 2022 वाला एग्जाम था, तो वो आपका सितंबर में जाके हुआ था, उसका स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ओनली IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेट नहीं करता है, इसमें कुछ और भी स्पेक्ट्रोस्कोपी डाटा दिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इथाइल एसीटेट यहां पे दिया हुआ, इथाइल एसीटेट, ये एस्टर है। तो एस्टर की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1740 के आसपास होती है, बिल्कुल सही है ना। तो आप यहां पे बोल सकते हैं कि इथाइल एसीटेट, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1700। ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट का 3 आएगा, ये कंफर्म हो गया कि फर्स्ट का 3 आएगा। अब फर्स्ट का 3 कहां आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है और यहां पे भी आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो वो बता पाएगा। देखिए 2 सिंगलेट इन 1 HNMR, 2 सिंगलेट आएंगे किसके अंदर, तो 2 क्लोरोपेंटेन के अंदर तो 2 सिंगलेट आने वाले नहीं है, इसके अंदर आएंगे। आइए कैसे आएंगे मैं बता देता हूं। देखिए ये है 1,2 डाइब्रोमो मिथाइल, ये प्रोपेन बनाओ सबसे पहले, 1 2 3, ये हो गया जी प्रोपेन। 2 पे लगा दो मिथाइल, ये रहा जी 2 पे मिथाइल। उसके बाद 1 पे भी लगा दो ब्रोमो, ये रहा जी 1 पे ब्रोमो। एंड उसके बाद 2 नंबर पे भी लगा दो ब्रोमो, ये 2 नंबर पे भी लगा दिया ब्रोमो। तो क्या इसके 2 सिंगलेट आएंगे क्या, यस। देखिए अगर मैं यहां पे बात करूं, 3 हाइड्रोजन यहां पे रहे होंगे, ये वाले 3 हाइड्रोजन और ये वाले 3 हाइड्रोजन, ये 6 हाइड्रोजन मिलके एक सिग्नल देंगे, ये 6 हाइड्रोजन मिलके एक सिग्नल दे रहे होंगे। और देखो इससे नेक्स्ट कार्बन पे देखो कोई हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया जी, इसका मतलब क्या होगा, ये सिंगलेट है, यस ये सिंगलेट है। यहां पे आपको 2 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन एक सिग्नल देंगे और ये भी सिंगलेट होंगे। तो यहां पे 2 सिग्नल है, दोनों ही सिंगलेट होंगे। तो इसका मतलब ये बात भी सही है कि सी का फर्स्ट आएगा, सी का क्या आएगा, फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट आपका आ रहा है इस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। हालांकि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, 2 ऑप्शन आपके जरूर एलिमिनेट हो गए थे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा डी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपका फैब 2022 का जो एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। अब हमें यहाँ पे ये पता है, ये ऊपर की तरफ लगाया है तो क्लोरीन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास भी है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों के बीच में यहाँ आपका रिपल्सन देखने को मिलेगा। इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहाँ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जिसकी वजह से ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसमें क्या है, यहां पे रिपल्सन वाला फैक्टर तो नहीं लगेगा, बट इस क्लोरीन का क्या लगता है, क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगता है। अगर क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लगेगा तो यहां पे फिर से थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी। उतनी तो नहीं आएगी जितना सी में आ रही है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी जिससे कि ये वाला बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल कंडीशन। अब यहां पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो यहां पे नॉर्मल कंडीशन है, यहां पे क्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है और यहां पे अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलोजन है और ये एक दूसरे के ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि रिपल्सन हो रहा है, जिसकी वजह से इसको अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ रहा है, जिससे कि इसके अंदर और ज्यादा डबल बॉन्ड करैक्टर बढ़ रहा है, इस पर्टिकुलर डबल बॉन्ड। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो सी के अंदर है, फिर बी के अंदर है और फिर ए के अंदर। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है उतनी ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी बी ए। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी बी ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था सी। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये नॉर्मल आपका कीटोन है एंड ये आपका साइक्लिक वाला है ये रहा। तो मैंने आपको ये बताया था अभी थोड़ी सी देर पहले, नहीं बताया तो अभी दोबारा से देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। यहाँ पे जो इनकी जो वैल्यू वो नियर अबाउट सेम होती है ना, क्योंकि यहाँ पे जो आपका एंगल होता है अंदर की तरफ वो इसके आसपास का ही एंगल मान के देखिए, तो इसको भी आप मान सकते हैं। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया अगर रिंग का साइज घटता जा रहा है, अंदर की तरफ एंगल भी कम होता जा रहा है, परसेंटेज एस करैक्टर अंदर की तरफ कम होता जा रहा है, तो आपका बाहर की तरफ परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर आपका 1715 होती है, मैंने अभी बोला भाई अगर आप यहाँ पे 6 मेंबर है, 5 मेंबर में जाओगे, मान लो 5 मेंबर की रिंग आ गई ऐसे, अभी थोड़ी सी देर पहले भी डिस्कस किया था, तो इसमें 30 ऐड कर देते हैं तो ये 1745 हो गया। उसके बाद अगर आप और 4 मेंबर की रिंग में जा रहे हैं इस प्रकार से, तो फिर से 30 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1775 के आसपास हो जाएगा। उसके बाद अगर 3 मेंबर में आ रहे हैं, सी डबल बॉन्ड और 3 मेंबर में आ रहे हैं, तो फिर से आप 30 ऐड कीजिएगा तो 1805 हो गया। और इसके बाद इस बॉन्ड को यहां ब्रेक किया, इस बॉन्ड को यहां, तो यहां से बनता कीटीन। ये जो आप देख पा रहे हैं दिस इज कीटीन, ये क्या होता है जी आपका कीटीन। तो यहां पे तो क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज कार्बन ही हो गया ना, तो यहां तो परसेंटेज एस करैक्टर बहुत बढ़ गया। परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ गया तो इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे देखो इसके 1805 के आसपास होती है, इसकी 1715 के आसपास होगी और इसकी तो भाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर इसकी तो आपका 2250 2200 के आसपास हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बी, फिर आएगा ए, BAC, BAC इज द करेक्ट आंसर। बी की सबसे ज्यादा होगी, फिर ए की होगी और फिर आपका सी की होगी। अब क्या आपको कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भाई नवंबर 2020 में पूछा गया था, इसमें भी 2 एग्जाम हुए थे, है ना। तो नवंबर में भी 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो ये एक दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द NH, या यहाँ पे देखो CO बॉन्ड्स इन एनहाइड्राइड। तो CO बॉन्ड्स इन एनहाइड्राइड की जो वैल्यू आती है वो 2 होती है। एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो 1790 दी हुई इन्होंने यहाँ पे, और एक होता है एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वो 1810। तो ये किसके लिए आ जाएंगे भाई, ये किसके लिए आ जाएंगे, ये आएंगे CO एनहाइड्राइड के लिए। ठीक है, जो आपका NH बॉन्ड्स होता है अमाइंस के अंदर, उनकी वैल्यू आती है 3300 एंड 3400, है ना। तो यहां पे जो NH बॉन्ड इसकी वैल्यू होती है 3300 और 3400। NO बॉन्ड जो होता है इसकी होती है 1350 एंड 1550। टोटली ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है, ये सारा डाटा आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कुछ पढ़ाया गया, बिल्कुल पढ़ाया जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे सी का फर्स्ट आएगा। सी का फर्स्ट आपका कितने ऑप्शन में दिख रहा है, 3 और 4 में, और आपका ए का बी आएगा, ए का सेकंड आएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो 4th हो जाएगा भाई।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में पूछा गया था, ये सारे नेट के क्वेश्चन चल रहे हैं। इन IR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड नीट अ कंपाउंड शोज अ स्ट्रॉन्ग बैंड एंड ब्रॉड बैंड एट 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, बहुत बढ़िया हो गया जी। द बैंड बिकम शार्प and shift to 3600 centimeter inverse when the spectrum is recorded in CCl4 at a high dilution. This is very much important. This is very much important. High dilution की बात हो रही है यहाँ पे, high dilution. This proves a compound. देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, है ना। हमें ये तो पता है कि जो फ्री OH होता है आपका, फ्री OH होता है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 3600 के आसपास होती है, तो ये 3600 के आसपास चला गया। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड OH होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड OH जो होता है, उसकी आप मान लो भाई 3300 से 3400 होती है वैल्यू। अब बात यह है कि वो 3300 था, डाइल्यूशन करने पे 3600 चल गया। ये किस बात को? दो टाइप की बॉन्डिंग होती है हमारे पास। अगर हम यहां पे बात करें, हमारे पास दो टाइप की बॉन्डिंग है। एक तो नॉर्मल, आप इस टाइप की बॉन्डिंग को देख सकते हैं। एक तो नॉर्मल मान लो कि ये राजी फिनोल, तो ये फिनोल किसी दूसरे फिनोल के साथ जो ये पर्टिकुलर बॉन्डिंग शो कर रहा है, ठीक है, ये जो पर्टिकुलर यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे डेल नेगेटिव, ये जो बॉन्डिंग आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग, दिस इज योर इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग। वहीं पे आपने कुछ ऐसे मोलिक्यूल भी देखे होंगे जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, यहां पे आपका आ गया OH एंड यहां पे ये लगा हुआ जी हमारा कुछ इस टाइप से ऑर्थो, तो डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, ये होता इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होता क्या है ना, देखिए पहली बात आप समझिए, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आप डाइल्यूशन करेंगे, है ना, जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होगी। इंट्रा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मॉलिक्यूल है, इसका कोई दूसरा मॉलिक्यूल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाला, उनमें कोई बॉन्ड है ही नहीं। आप डाइल्यूशन करते जाओ, दूर जाते जाएंगे, इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन का। तो कहने का मतलब यह है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डाइल्यूशन का, बट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे क्या होगा, ये दोनों दूर दूर जाएंगे, जिससे कि ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, ये लाइक दैट एक फ्री OH के तौर पे काम करने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब डाइल्यूशन का फर्क पड़ेगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पे, इंट्रा पे नहीं पड़ेगा। इसके लिए बकायदा आपको एक एक्सपेरिमेंट करके भी थोड़ा बहुत डाटा वाटा बता दिया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अब ये कह रहा OH ग्रुप विच इन्वॉल्व इन द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या ये वो OH ग्रुप है क्या जो इंट्रामोलिकुलर? नहीं, इंट्रामोलिकुलर होता ना तो वो 3300 पे ही रहता, वो 3600 पे नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। OH ग्रुप विच इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है ना। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी तभी आपने डाइल्यूशन किया, डाइल्यूशन करने से वो दूर दूर गए, दूर दूर जाने से जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 3600 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। टर्मिनल अल्काइन की कहानी है जी, ना जी, डाइल्यूशन से क्या फर्क पड़ना उसके ऊपर। OH ग्रुप प्रेजेंट इन द सेरोलेट स्ट्रिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये भी दिसंबर 2019 के अंदर 2 शिफ्ट में पेपर पूछा था, तो उसका क्वेश्चन है। अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है ना, हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास भी ये क्वेश्चन धुंधला था। ये रहा जी आपका कुछ इस प्रकार से, ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल है। अब यहां पे हमने क्या कर दिया है, ये C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये एस्टर है, ये एस्टर है, ये कीटोन है, और ये भी क्या है, कीटोन, बट यहां पे क्या कर दिया है, यहां पे C डबल बॉन्ड O, ये रहा, ठीक है। तो यहां पे हमने NH ग्रुप लगा दिया। अब बताना कि किसकी, हमें ये तो पक्का पता है कि एस्टर का जो CO बॉन्ड होता है उसकी जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होती है कीटोन से, ये तो कंफर्म है, ये तो कंफर्म होगा सभी स्टूडेंट को, किसी को भी कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब फर्स्ट की ज्यादा होगी, ये तो
ये रहा, फर्स्ट की तो ज्यादा होगी इन दोनों में से। अब यहां पे देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन है, अगर इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहां से डोनेशन जाएगा, जिससे कि क्या हो रहा है, ये वाला पर्टिकुलर जो बॉन्ड है ये वीक हो रहा है, सी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड। इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा फर्स्ट, है ना, इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिसंबर 2018 में पूछा गया था आईआर स्पेक्ट्रम, ये पूरी कहानी आपको बतानी है। ठीक है, देखिए यहां पे दो बातें हो रही है, ये एस्टर ही है, तो यहां पे ये सी डबल बॉन्ड ओ है ना, सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। जहां पे भी सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में होता है ना, वहां पे एस्टर की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब यहां पे देखिए ये वाला ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है कुछ इस प्रकार से, तो अब ऑक्सीजन अगर कॉन्जुगेशन में हो तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी नॉर्मल एस्टर से। क्यों क्यों बढ़ जाएगी, देखो अगर पर्टिकुलर ये वाला ये डबल बॉन्ड कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर इससे लेके जा रहा है तो ये यहां पे नहीं दे पाएगा 100%। अगर यहां पे नहीं दे पाएगा तो ये वाला डबल बॉन्ड ज्यादा बना रहेगा, है ना, यहाँ पे इतना ज्यादा मतलब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा नहीं, क्योंकि अब इसका यहाँ पे ये क्रॉस कॉन्जुगेशन टाइप की कहानी हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें भी सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में है, बट दिस इज एक्सोसाइक्लिक, ये एक्सोसाइक्लिक है और ये इंडो बॉन्ड है, इंडो बॉन्ड अंदर की तरफ इंटरनल बॉन्ड है। तो इंटरनल बॉन्ड की कॉन्जुगेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी उतना ये सी डबल बॉन्ड हो सी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, और जितना सिंगल में कन्वर्ट होगा उतना वीक होगा। तो सबसे कम जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो फर्स्ट की सबसे कम होगी। ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता यहाँ पे। उसके बाद किसका नंबर आएगा, सी का, इसकी तो ज्यादा होगी पक्का, बी की तो सबसे ज्यादा होगी, तो बी की सबसे ज्यादा ये रही। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। अगर सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम, ओ कॉन्जुगेशन में है एस्टर का तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, दिसंबर 2016 में पूछा था, द कंपाउंड विच शो आईआर फ्रीक्वेंसी एट 3314 एंड 2126, तो कौन कौन शो करेंगे, तो कौन कौन शो करेंगे ये अपने को बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। कैसे, देखो भाई पहली बात तो ये टर्मिनल अल्काइन दिख रहा है, तो इसमें जो ये CH बॉन्ड दिख रहा है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है 3300 के आसपास, है ना, तो 3314 हो गई। और दूसरा ये वाला पर्टिकुलर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दिख रहा है इसकी होती है 2150 के आसपास, तो यहां पे कितनी हो गई 2126 हो गई। सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड। SH की ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि SH की 2250 होती है वैसे तो उसकी, तो काफी ज्यादा हो गई, और कोई फैक्टर काम में नहीं आएगा। थर्ड फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अमंग द फ्लोइंग कंपाउंड दैट डिस्प्ले एन IR बैंड एट 2150 सेंटीमीटर इनवर्स कौन शो करेगा। तो यहाँ पे भाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये आपका एस्टर हो गया, और यहाँ पे फिर से सी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, फिर भी इसकी वैल्यू 2100 के पास नहीं जाती भाई, कम ही होगी 1700, मतलब आप मान के चलो 1735 हो गई, 40 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि सी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। दिस इज अजाइड, यस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा अजाइड। यहां पे जो आपको ये पर्टिकुलर दिख रहा है अजाइड, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, अजाइड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यहां पे जो ये दिख रहा है आपको बॉन्ड, ये आपका वेरी करता है, इसकी जो है वो 2150 के आसपास होती है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे ओ कॉन्जुगेशन में है, और यहाँ पे कोई नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर ओ कॉन्जुगेशन में होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना, अगर ये होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और ये होगा तो नॉर्मल कहानी है, नॉर्मल कहानी। अब देखो सबसे ज्यादा किसकी, क्याऊ की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, तो क्याऊ को मैच कर दो जेड से, क्याऊ को मैच कर दो जेड से। आर की सबसे कम होगी, आर को मैच कर दो एक्स से, और पी की बीच में आएगी तो वाई। तो देखो क्याऊ सबसे पहले पी का क्या आ गया, पी का क्या आएगा, पी का आएगा वाई, पी का वाई, इन दोनों ऑप्शन को हटा देते हैं। क्याऊ का क्या आएगा जी, बीच वाले का क्याऊ की सबसे ज्यादा, तो जेड, क्याऊ का जेड। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्या आ गया जी, फर्स्ट आ गया। ये सारे नेट के प्रीवियस ईयर, अभी ईयर मेंशन नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, 1770 के आसपास आ रही है, 1770, ठीक है, ये देखते हैं। तो ये आपका साइक्लिक एस्टर हो गया, लैक्टोन्स बोलते हैं, ये कीटोन हो गया। तो कीटोन की 1770 के आसपास आने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। ये 5 मेंबर की हो गई, 5 मेंबर,
और ये आपका देखो फिर से ये और ये, तो इसकी वैल्यू तो कम हो गई, जो नॉर्मल एस्टर होता है उससे भी कम हो जाती है। तो अब मीनिंग आ गया इन दोनों में से आंसर, इन दोनों में से आएगा ए या सी में से। तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी सी देर पहले, नहीं बताया होगा शायद, ठीक है, ये रहा ओ, वो मैंने कीटोन के लिए बताया था, यहाँ पे एस्टर है, ठीक है, ये रहा। अगर ये हो या फिर आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर ये वाला, तो ये नॉर्मल होते हैं, इनकी वैल्यू सेम होती है नियर अबाउट, इनकी वैल्यू क्या होती है सेम होती है नियर अबाउट 1735 के आसपास, 1735 के आसपास या 1730 के आसपास। उसके बाद क्या है, अगर आप रिंग का साइज घटाएंगे तो यहां 40 ऐड करते हैं। अगर 6 मेंबर से 5 मेंबर में जाओगे तो 40 ऐड कर देना, तो 40 ऐड करेंगे तो 1775 आ जाएगी 5 मेंबर की। किसकी? 5 मेंबर की। तो यहां पे जो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो 1700 ही रहा। उसके बाद अगर आप यहां से 4 मेंबर में जा रहे हैं, फिर से 40 ऐड कर देना। 4 मेंबर में जा रहे हैं, फिर से यहां पे 40 ऐड कर देना। 40 ऐड करेंगे तो इसमें 1815 के आसपास चली गई। तो यहाँ पे 4 मेंबर वाला ना, इसकी तो 1815 के आसपास आएगी। 5 मेंबर की आ रही है यहाँ पे, 5 मेंबर की 1775 के आसपास होती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन IR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट, पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनाइल बना लेते हैं। ये रहा जी नाइट्रोफिनाइल, इसके ऊपर O एंड यहां पे क्या लगा दो, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो दिस इज, ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हम बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनाइल एसीटेट। तो बताइए क्या वैल्यू होगी। अब यहां पे आप देखिए कि ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में है यहां पे, और साथ में इसका बहुत अच्छा -m भी लगता है, -m इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अब इसके यहां देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम बचेगा, है ना, यहां देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम बचेगा, जिससे कि इस CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एस्टर, एज कंपेयर टू नॉर्मल एस्टर। तो 1735 के आसपास था नॉर्मल। इस यहां पे अगर ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में और साथ में -m भी लग रहा, तो इसकी वैल्यू चली जाती है 1770 के आसपास। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1770 के आसपास। सो डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द, ऐसे 2-3 बार पूछा है ऐसा क्वेश्चन सेम। अब यहां पे पैरानाइट्रोफिनोल, नेक्स्ट स्लाइड में देखना क्या है। IR एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द फिनाइल एसीटेट पूछ लिया इस बार ओनली। इस बार क्या पूछ लिया आपसे, C डबल बॉन्ड O, ये रहा। इस बार सिर्फ ये पूछा, अब यहां पे नहीं लगाया। तो देखो वहां पे NO2 लगा हुआ था तो ज्यादा मतलब खींच रहा था इलेक्ट्रॉन को, अब NO2 नहीं लगाओ तो कम खींचेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खींचेगा ना, ठीक है, वैल्यू तो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नॉर्मल एस्टर। तो यहां पे 1760 आ गई, यहां पे उससे थोड़ी सी कम हो गई, क्यों, क्योंकि वहां से NO2 हटा दिया, तो इसकी 1760 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फिर से एक सेम क्वेश्चन। तो फिनाइल पैरानाइट्रोफिनाइल एसीटेट है। अब ऑप्शन में 1760 दे रखा भाई, 1770 नहीं है, तो यही आएगा, यही आएगा। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा, ये अलग अलग नेट के एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन द IR स्पेक्ट्रम कीटोन, अमाइड एंड अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड की सबसे ज्यादा होगी, अनहाइड्राइड की सबसे ज्यादा होगी, अमाइड की सबसे कम होती है। अमाइड में सबसे कम होने का रीजन क्या होता है कि यहां पे इसका क्या डोमिनेट करता है, -I इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, ठीक है। तो इसका -I नहीं, सॉरी, +m, इसका +m डोमिनेट करता है यहाँ पे। क्या, ये देखो ये यहां जाएगा तो ये इसको ऐसे कन्वर्ट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड CO डबल बॉन्ड जो दिख रहा है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है इस कॉन्जुगेशन की वजह से। तो यहाँ पे +m डोमिनेट करता है, इसकी वजह से यहाँ पे कम होती है। तो अनहाइड्राइड की ज्यादा होती है, फिर कीटोन का नंबर आता है और फिर अमाइड का नंबर आता है, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद भाई यहाँ पे ये क्वेश्चन रहा, द IR स्पेक्ट्रम, ये वही है अभी अभी जो डिस्कस किया था थोड़ी सी देर पहले। 5 मेंबर है, तो मैंने आपको बोला था कि 1735 में ऐड कर देना कितने, 40, तो कितना आ जाएगा 1775, है ना। 6 मेंबर से अगर आप 5 मेंबर में जा रहे हो तो 40 ऐड करते हैं, तो ये देख लो जी, ये आ गया आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला कंपाउंड A ऑक्सीडेशन करवाया, इस A का ऑक्सीडेशन करवाया PCC, तो हमें, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिला 1680 पे, और जब आपने सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में करवाया तो 1720 पे, ठीक है।
तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन ही देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो C डबल बॉन्ड O है ये इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है। नॉर्मल CO बॉन्ड होता तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 के आसपास थी, कॉन्जुगेशन की वजह से कम हो जाएगी, ठीक है, मतलब 1680 आ सकती है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला CHO इंडिपेंडेंट है, ये वाला CH इंडिपेंडेंट, तो इसकी वैल्यू होती है 1725 के आसपास, तो 1720, ठीक है। ये डाटा बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, ये डाटा बिल्कुल मैच कर रहा है इससे, तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। अब भाई ये क्वेश्चन DU के PhD एंट्रेंस में पूछा था 2019 में, ठीक है, तो देखते हैं क्या कहानी है। ये नॉर्मल एस्टर और यहां पे C डबल बॉन्ड O कॉन्जुगेशन में, ठीक है, यहां O कॉन्जुगेशन में, मैंने कहा था O कॉन्जुगेशन में होगा, और ये लाइक दैट अमाइड, अभी अभी डिस्कस किया था कि यहां तो +M स्ट्रांगली होता अमाइड, तो फोर्थ तो सबसे कम, ये बात तो कन्फर्म कि फोर्थ तो सबसे कम, तो फोर्थ सबसे कम मतलब पहला ऑप्शन हटा देते। इन तीनों में जहां पे ऑक्सीजन कॉन्जुगेशन में होता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, जहां पे ऑक्सीजन, तो थर्ड ये रहा, ये आ गया, तो थर्ड की सबसे ज्यादा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, और ये तो हो ही अमाइड गया, ठीक है, तो इसकी फोर्थ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। उसके बाद यहां पे देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, द IR स्पेक्ट्रम ऑफ पैरासिटामोल शोज एट पीक ऑफ 1600 दिस, तो बताइए ये जो पीक है वो किसकी वजह से आती है? NH की वजह से आती है, OH की वजह से आती है, CO की वजह से आती है, या CH की वजह से आती है? अगर आप यहाँ पे CH देखेंगे तो CH की तो वैल्यू 2900, 3100, 3300 के आसपास होती है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। OH की भी देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये नॉर्मल OH है, कॉन्जुगेशन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो इतने आसपास आने का तो मीनिंग नहीं बनता इसका भी, और NH की भी कम ज्यादा ही होती है वैल्यू, NH की बात करेंगे तो यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये बेसिकली ये लाइक दैट अमाइड टाइप की ही कहानी बन रही है यहाँ पे, ये कुछ इस टाइप से C डबल बॉन्ड O NH CH3, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर C डबल बॉन्ड दिख रहा है इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आएगी इसके करीब, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी DU के अंदर पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। टू चेक द सेकेंडरी अल्कोहल हैज बीन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू कीटोन, आपको ये पता करना है कि सेकेंडरी अल्कोहल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया कीटोन के अंदर, तो कैसे पता लगेगा? ये कह रहा है चेक द IR स्पेक्ट्रम हैज अब्जॉर्प्शन 3500 सेंटीमीटर, क्या इन दोनों पे अब्जॉर्प्शन, अगर इन दोनों पे अब्जॉर्प्शन हो गया इसका मतलब तो OH है वहां पे अभी तक, 3500 का मतलब तो क्या OH है अभी वहां, ठीक है। 1650 का मतलब है कि वहां कीटोन भी है, दोनों है, तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कहां हो गया? पार्शली ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि अल्कोहल भी प्रेजेंट और कीटोन भी, तो ये तो नहीं है, कंप्लीटली नहीं होगा। ये कह रहा है कि नो एब्जॉर्प्शन एट 3500, बिल्कुल सही बात है। अगर आप ये बोल रहे हो ना कि अल्कोहल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब अल्कोहल बचेगा ही नहीं, तो आपको 3500 सेंटीमीटर इनवर्स पे कोई बैंड देखने को नहीं मिलेगा, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया बी। तो यह था जी हमारा पहली वीडियो है जिसमें हमने नेट या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट किया है। मेरी कोशिश ये रहेगी ऐसे मैं केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दूं, अगर आप सभी का अच्छा रिस्पॉन्स आता है। पहली वीडियो बनाई है मैंने नेट और गेट के लिए, मैं सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे इस चैनल पे कंटेंट अपलोड करूँ नेट और गेट का, और तो काफी ज्यादा हेल्प होगी आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपके कुछ बेहतरीन कमेंट्स अगर आ गए, ठीक है, कुछ अच्छी लगी हो बातें इनमें, या कुछ भी मोटिवेशन आप मोटिवेट करना चाहते हैं मुझे, तो अच्छे कमेंट जरूर कीजिएगा, और कोई फीडबैक सजेशन है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।